जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी विद रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एंड अबेटमेंट। देखें, जो ये चार टॉपिक है ना, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एंड अबेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान पिनल कोड में और क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि लायबिलिटी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होती है। तो आज हम कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को समझने की। जब हमें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी समझ आ जाएगी तो जो बाकी ये चार टॉपिक है हमारे, ये खुद ब खुद हमारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ये जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आ जाता है, या अबेटमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, या अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में फ़र्क आता है कि डिफरेंस करें इसके अंदर। तो जब तक हमारा कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, जब तक हम इनको सही तरीके से ना समझ सकते हैं और ना ही पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। नॉर्मली एंड नेचुरली द पर्सन हु इज़ लायबल फॉर ए रॉन्ग इज़ ही हु डज इट। देखें, जनरल रूल है क्रिमिनल लॉ का कि जिस बंदे ने जो क्राइम किया है उसको उसी की सज़ा दी जा सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। ये हमारा क्या है, जनरल रूल है, नेचर का तकाजा है। तो नेचुरली और नॉर्मली हम समझते हैं कि जो पर्सन वही पर्सन लायबल होगा जिसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान पीनल कोड में आपको कुछ सिचुएशंस ऐसी मिलेंगी, कुछ सेक्शंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपने बेशक वो क्राइम नहीं किया, बेशक वो ऑफेंस खुद डायरेक्टली कमिट नहीं किया, लेकिन अगर किसी तरीके से भी इनडायरेक्टली आप उस क्राइम को करने में इन्वॉल्व हैं तो आपको वही सेम सज़ा दी जाएगी जो उस बंदे के लिए कोर्ट डिसाइड करेगी जिसने वो क्राइम किया है। पढ़ते हैं फिर आपको क्लियर होगा। बट पाकिस्तान पीनल कोड प्रोवाइड्स द सिचुएशंस वेयर पर्सन शैल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स नॉट डन बाय देम बट बाय समवन एल्स। अब ये वही वाली बात कह रहे हैं कि उन्होंने खुद वो एक्ट नहीं किया लेकिन किसी और ने एक्ट किया है, और उस बंदे को सज़ा मिलेगी वही आपको भी सज़ा हो सकती है। इसी रूल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। इस प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहते हैं। किसको? कि आपने खुद वो क्राइम बेशक अपने हाथ से नहीं किया, लेकिन आपकी वजह से आप इनडायरेक्टली उस क्राइम में या उस ऑफेंस में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से वो ऑफेंस करने में आसानी हुई। तो अगर ये बात साबित हो जाती है तो जो प्रिंसिपल ऑफेंडर कहते हैं उसको जिसने वो ऑफेंस डायरेक्टली किया है अपने हाथों से, तो जो सज़ा उसको दी जाएगी वही सज़ा आपको भी दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। इसके रेलिवेंट सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 34, 149, 120A, 120B, 107 एंड 108। 34 और 149 सेक्शंस कौन से हैं? जो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट हैं। ये आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कॉमन इंटेंशन क्या होता है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। 120A और 120B बता रहा है हमें क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, ये साजिश के जो केसेस होते हैं, क्रिमिनली कॉन्स्पायर करके हमने जो ऑफेंस किए होते हैं वहाँ उसमें क्या होता है। और 107 से लेके 108 PPC अबेटमेंट, ये वर्गलाना किसी को वर्गला के कोई क्राइम करवाना, इन सारों में एक से ज़्यादा बंदे होते हैं इन्वॉल्व। जब एक से ज़्यादा बंदे होते हैं इन्वॉल्व तो उनमें हर एक का रोल होता है मुख्तलिफ। तो अगर ये चीज़ें साबित हो जाती हैं कि कॉमन इंटेंशन थी, कॉमन ऑब्जेक्ट था, या कुछ साजिश की गई थी, या वर्गलाया गया था, तो जितने भी बंदे इस क्राइम को करने में इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सबको हम सज़ा दिलवा सकते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के असूल के तहत। हम वहाँ पर ये नहीं कहते कि जी नहीं, ये तो ऑफेंस हमने अपने हाथ से किया ही नहीं इसलिए हम तो लायबल नहीं हैं, लेकिन हम किसी इनडायरेक्टली तौर पर भी अगर हमने किसी भी तरह की हेल्प की है या कोई भी पार्ट प्ले किया है उस कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए, तो हम कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के असूल के तहत हमें भी सज़ा हो सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो गया, यही बार बार इन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको बताते जाना है, तो इससे आप परेशान नहीं होना। इसको आप लोग याद करें, जितना याद हो जाता है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने लफ्ज़ों में आप वहाँ पर पेपर में अटैम्प्ट कर लें। द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी एनंसिएट्स अ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। देखिए, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी वाले को अब आप लिख लें अदर नेम भी, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी भी कहती हैं, यानी कि जॉइंटली लायबल होंगे तमाम बंदे इसमें, और सज़ा उनको सबको दी जाएगी। कोई एक बंदा ये नहीं होगा कि किसी एक बंदे को सज़ा दी और जो बाकी तीन है वो बरी हो गए, ये बात नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के ज़रिए जिसका जितना पार्ट होगा अगर वो साबित हो जाता है सबको सज़ा होगी, बेशक उन्होंने अपने हाथ से वो ऑफेंस नहीं किया। पढ़ते हैं, वेयर इट स्टेट्स दैट इफ़ टू और मोर पर्सनस डू अ थिंग जॉइंटली विद कॉमन इंटेंशन। अब इसके अंदर अंडरलाइन कर लें कॉमन इंटेंशन को। जॉइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ प्रूव करनी पड़ती है? कॉमन इंटेंशन, कि जी चार बंदे गए थे, इनकी कॉमन इंटेंशन थी ये ऑफेंस करने की।
the liability of that thing would be the same for each of them as if each one of them had done that thing individually. तो liability कैसे अप्लाई होगी उन सब के ऊपर, जैसे उन्होंने अपने हाथ से किया है, बेशक उन्होंने अपने हाथ से ना किया हो. इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का असूल या जॉइंट लाइबिलिटी का असूल. This means that according to the principle of constructive liability, if two or more persons do an illegal act or commit a crime, ठीक है, कि अगर कोई दो या दो से ज़्यादा बंदे इलीगल एक्ट करते हैं या कमिट कोई क्राइम करते हैं टुगेदर, एक साथ, कॉमन इंटेंशन, विद कॉमन इंटेंशन के साथ, दे वुड बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट एक्ट इक्वली. तो उनको एक जैसी सजा दी जाएगी दोनों को. अंडर दिस प्रिंसिपल द एक्चुअल कमीशन ऑफ अ क्राइम विद कॉमन इंटेंशन इज इनफ टू एस्टेब्लिश लाइबिलिटी ऑन ऑल ऑफ देम, all of the offenders, regardless of the fact whether all of them were equally active in the commission of the crime or not. देखें आ गया कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है, जॉइंट लाइबिलिटी, इसको साथ साथ याद करते जाएं इस तरह ही, और कॉमन इंटेंशन. कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी और जॉइंट लाइबिलिटी कब राइज होगी, जब हम ये साबित कर देंगे कि चारों बंदों की कॉमन इंटेंशन थी, बेशक उन्होंने कोई काम खुद से नहीं किया. देखें अब क्या एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं. A, B, C एंड D प्लान टू किल Z. A, B, C और D चार बंदे थे जिन्होंने प्लान किया कि हम Z को मार दें. द इंटेंशन इज़ कॉमन, उनके दरमियान में कॉमन इंटेंशन थी बिटवीन ऑल ऑफ देम. इसको कहते हैं कॉमन इंटेंशन. ठीक है, कॉमन इंटेंशन उन लोगों की थी कि हमने Z को मारना है मिलके. ठीक. एट द सीन ऑफ क्राइम इट इज़ ओनली D हु एक्चुअली शूट्स Z. अब जो क्राइम सीन था, जो लोकेशन थी जहाँ पर मारा गया Z को, वहाँ पर सिर्फ D था उनमें से जिसने शूट किया डायरेक्ट Z को. वाइल A, B एंड C सिंपली स्टैंड देयर, जबकि A, B और C सिर्फ वहाँ पर खड़े थे. अब क्या होगा, यहाँ पर A, B और C ये कह के नहीं बच सकते, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ का असूल है कि जी जिसने जो काम किया होता है उसी को सज़ा दी जाती है, तो इसलिए सिर्फ D ने मारा है तो D को सज़ा दी जाए और हमें छोड़ दिया जाए. ये जनरल रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. यहाँ पर क्या रूल अप्लाई होगा, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का असूल अप्लाई होगा, जॉइंट लाइबिलिटी का असूल अप्लाई होगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन उन लोगों की साबित करनी पड़ेगी. जब हम कॉमन इंटेंशन उनकी साबित कर देंगे कि इन चारों की कॉमन इंटेंशन थी कि हमने Z को मारना है, तो अगर सिर्फ D ने भी उसके ऊपर फायर किया है, उसको शूट किया है, तो लायबल सब होगा, सब जॉइंटली लायबल होंगे और सबको एक जैसी सजा दी जाएगी. तो इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी. ऑल फोर ऑफ देम वुड बी इक्वली हेल्ड लायबल फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर अंडर दिस प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी. समझ आ गई है. अब हमने ये अगर समझ आ गई है तो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंडर्स. ऑफेंडर कौन होता है, जिसने वो ऑफेंस किया होता है. ऑफेंडर ऑफेंस करने वाला, ऑफेंस से ऑफेंडर. तो हमने इसके अंदर ऑफेंडर्स की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है. अब इन जो ऐसे केसेस होंगे जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमेशा एक से ज़्यादा ऑफेंडर होगा. जब एक से ज़्यादा ऑफेंडर होगा तभी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी और जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा और बात आएगी. ठीक है, तो हमने उसके अंदर क्लासिफिकेशन करनी है कि किस किस तरह के ऑफेंडर हो सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंडर्स. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी वी हैव टू फर्स्ट लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंडर. सबसे पहले हमें देखना है कि ऑफेंडर कितनी किस्म के हो सकते हैं. अब उसके ऊपर दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं. पहली हेडिंग आपकी है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरी है मॉडर्न क्लासिफिकेशन. हम ट्रेडिशनली पहले आप देखते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली कि पहले हमने किस तरह क्लासिफिकेशन किया ऑफेंडर्स की. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन इज़ ऑल्सो नाउन एज कॉमन लॉ क्लासिफिकेशन. इसको हम कॉमन लॉ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. देर आर थ्री काइंड्स ऑफ ऑफेंडर. ट्रेडिशनली या कॉमन लॉ के मुताबिक तीन तरह के हमारे पास ऑफेंडर्स होते हैं. क्या, प्रिंसिपल ऑफेंडर, या इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री. Principal of first degree is one who has actually committed the crime, or in other words, one with the actual actus rea. He is always present at the scene of the occurrence of crime and directly liability is imposed on him. ये हमारा वो बंदा है जिसने डायरेक्ट गन से शूट किया है Z को. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट करें तो D. ठीक है, डी क्या है, जिसने डायरेक्ट शूट किया है Z को. ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफेंडर इसे कहते हैं. प्रिंसिपल ऑफेंडर या प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये हमेशा एक्चुअली कमिट करता है बंदा. ये वो होता है जिसने एक्चुअली कमिट किया होता है क्राइम, और जो सीन ऑफ अकरेंस के ऊपर होता है और जिसके ऊपर साबित होता है ऑक्टस रिया. एलिमेंट्स ऑफ क्राइम अगर आप लोगों ने पढ़े हों और आपको समझे हों तो क्राइम के चार एलिमेंट्स हैं, ऑक्टस रिया और मेंस रिया. ये इंपॉर्टेंट है. मेंस रिया क्या होता है, गिल्टी इंटेंशन, और ऑक्टस रिया क्या होता है, फिजिकल
एक्ट। तो इस बंदे को जो प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री होता है या प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है, इसके ऊपर इस्टेब्लिश होता है कि इसने ऑक्टसरे किया है, मेन बंदा है ये क्राइम सीन के ऊपर जिसने डायरेक्टली जो इन्वॉल्व है ऑफेंस को कमिट करने में। एक्सप्लेनेशन पढ़ें, ए बी और सी आर होल्डिंग जेड वाइल डी स्टैब जेड। हेयर डी वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री। अब ए बी और सी ने क्या किया कि जेड को पकड़ रखा है, और जो मार रहा है वो कौन मार रहा है, डंडे से मार रहा है, पिस्टल से मार रहा है, वो मार रहा है डी। तो जो डी होगा उसको हमने कैटेगराइज कर लिया क्लासिफिकेशन के लिहाज से कि ये मेन बंदा है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री है। क्लियर है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री इज वन हु ऑल्सो इज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द अकरेंस ऑफ क्राइम एंड इज एडिंग द एक्ट। ये भी क्या होता है, जो सेकंड डिग्री वाला होता है ये भी क्राइम सीन के ऊपर मौजूद होता है, इसकी अकरेंस साबित होती है, ठीक है। और लेकिन इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है कि ये एड कर रहा होता है, ये हेल्प कर रहा होता है उस कमीशन उस ऑफेंस को कमिट करने में। हिज लाइबिलिटी इज ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ फर्स्ट डिग्री प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है ना, जो फर्स्ट डिग्री का जो मुजरिम होता है, जो मेन डायरेक्टली वो क्राइम कर रहा होता है, ये उसकी हेल्प कर रहा होता है, इसलिए इसको कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री। एक्सप्लेनेशन पढ़ें, ए बी सी आर विद डी एंड और नॉट अलाउइंग जेड टू एस्केप फ्रॉम द सीन ऑफ अकरेंस। अब ए बी और सी और डी ये सारे मिलकर क्राइम कर रहे थे, इनकी कॉमन इंटेंशन थी। अब इनका काम क्या था ए बी और सी का कि ये जेड को उस एक ख़ास जो जहाँ जगह बंद कर रखी थी ना, जो जहाँ पर उसको मारना था, उससे बाहर निकलने दे रहे, यानी कि एज ए चौकीदार काम कर रहे हैं। अब क्या है, डी शूट्स जेड। डी ने जेड को, क्योंकि जेड भाग नहीं सका अपनी जान बचा के, तो डी को आसानी हो गई, डी को मदद मिली ए बी सी के एक्ट की वजह से, और उसने आराम से जेड को मार दिया। अब क्या है, हेयर डी वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री। डी क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री प्रिंसिपल हो गया, पहला मेन ऑफेंडर है ये। ए बी और सी को हम कहेंगे सेकंड डिग्री ऑफेंडर हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो इनडायरेक्टली सपोर्ट की, हेल्प करी डी की। सपोर्ट कैसे की कि जेड को उस खास बाउंड्री से बाहर नहीं भागने दिया, चौकीदारी करी, जिसकी वजह से जेड को मारने में डी को आसानी हुई। तो इसलिए हम ए बी और सी को कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री। क्लियर हो गया। ये दो तरह की हमारी क्लासिफिकेशन पूरी हो गई ऑफेंडर की। अब तीसरी किस्म के ऑफेंडर कौन से होते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ एसेसरीज बिफोर द एक्ट एंड आफ्टर द एक्ट होगा। बिफोर द एक्ट पढ़ते हैं क्या है, दे मे बी अबेटर्स, एडर्स, इन्फॉर्मर्स, दे आर यूजली नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ अकरेंस ऑफ क्राइम। ये जो होते हैं एसेसरीज, जो बिफोर एक्ट वाले एसेसरीज हैं, अभी एक्ट कमिट नहीं हुआ, उससे पहले वाले जिस बंदे ने भी हेल्प करी है किसी भी तरीके से या वर्गलाया है, उसको हम कहते हैं एसेसरीज। और ये एसेसरीज वो वाले हैं जो एक्ट कमीशन ऑफ एक्ट से पहले वाले हैं, ठीक है। और ये इनमें क्या फ़र्क होता है और ऊपर वालों में, कि ये प्रेजेंट नहीं होते सीन ऑफ अकरेंस के ऊपर, इनकी मौजूदगी वहाँ पर साबित नहीं होती है एविडेंस के ज़रिए, लेकिन उन्होंने उस एक्ट के कमीशन होने से पहले किसी ना किसी तरीके से मदद की होती है प्रिंसिपल ऑफेंडर की या सेकंड डिग्री ऑफेंडर वालों की। एग्जाम्पल क्या, ए बी सी एंड डी प्लान टू किल जेड। जेड को मारने का प्लान बनाया। ए इज़ वन ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ जेड। जो ए था वो सिक्योरिटी गार्ड था जेड का ही। हु इन्फॉर्म्स अदर्स that when he usually remains alone without security, here A would be accessory before act। अब उसने क्या किया, A ने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी कि Z के पास कब कब सिक्योरिटी नहीं होती, किस वक्त वो घर से निकलता है, कब वो अकेला होता है। अब उसने क्या किया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, उसने और कुछ नहीं किया। बेशक उसके बाद 4 दिन के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन उसने लीक की थी, उसके 4 दिन के बाद कत्ल हुआ हो Z का और D ने किया हो, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन, दी गई इन्फॉर्मेशन की वजह से D को मदद हुई Z को मारने की। तो जो A है वो यहाँ पर हमारा क्या है, एसेसरीज की कैटेगरी में फॉल करता है, इसको कहते हैं एसेसरी है। और ये बिफोर कमीशन ऑफ एक्ट है, बिफोर कमीशन ऑफ क्राइम से पहले इसने इन्फॉर्म किया था, ठीक है। इनको कहते हैं एसेसरीज बिफोर एक्ट। अब आ गया एसेसरी आफ्टर द एक्ट। दे आर यूजली एडर्स। एडर्स जो हेल्प करते हैं, who help in getting away और provide harbor। अब ये इनमें तमाम वो वाले बंदे आ जाएंगे जब कमीशन कर दी ऑफेंस, डी ने जेड को मार दिया और मारने के बाद अब वो भाग रहा है। अब भागने में जो उसको कन्वेंस देगा, ठीक है, जो उसको शेल्टर देगा, जो उसको छुपाएगा कि वो पुलिस से पकड़ा ना जा सके, ये सारे क्या हैं कि कमीशन ऑफ एक्ट के बाद जो उस क्रिमिनल की मदद करेगा उसको भी हम उसको कहते हैं हम एसेसरी आफ्टर द एक्ट। इन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल बी एंड सी किल जेड। अगर हम करें कि बी और सी ने जेड को मारा बाय फायर आर्म्स एंड डी इज़ वन हु इज़ वेटिंग फॉर देम इन ए कार आउटसाइड द हाउस ऑफ जेड।
to get them and run away to some safe place. Z would be accessory after act. अब हमने एग्जांपल क्या बनाई है कि बी और सी ने किल किया है और जो डी है ना वो बैठा हुआ है बाहर गाड़ी स्टार्ट करके हाउस के बाहर के, जल्दी से जैसे ही बी और सी और बाहर आएंगे तो इनको मैं लेके भाग जाऊंगा। तो यहाँ पर भी ये सारे जॉइंटली लाइबल होंगे। अच्छा, आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर हो रही होगी कि कहीं पर वो डी को लाइबल कर रहे हैं, कभी डी को प्रिंसिपल ऑफेंडर बना रहे हैं, कभी सेकंड ऑफेंडर बना रहे हैं। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि अगर ए बी सी डी के अलावा बजाय आप लोग कोई नाम यूज़ कर सकें एग्जाम्पल्स में, तो नामों के ज़रिए आप एग्जाम्पल लिखें ताकि ये आपको समझने में आसानी हो, याद करने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। ये क्लियर हो गया। ये हमारी क्लासिफिकेशन थी 3 ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मॉडर्न जैसे जैसे तरक्की करी ना लॉ ने, रिसर्च हुई, तो अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी हमारे पास ऑफेंडर्स की आई। वो क्या कहते हैं, अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफेंडर्स में बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग वे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लिहाज से हम इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। अब चीज़ें मिलती जुलती होंगी, वही सिर्फ नाम चेंज हो गए हैं या कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी बीच में। प्रेपरेटर्स, जो प्रेपरेशन में मदद करें, क्या कहते हैं, दिस कैटेगरी इज इक्विवेलेंट टू द कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री इन द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की फर्स्ट डिग्री के साथ हम मैच करें तो यहाँ पर मॉडर्न के लिहाज से प्रेपरेटर्स जो होते हैं उनको हम इक्वल समझते हैं फर्स्ट डिग्री जो हमने पढ़ी है फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर के। ठीक है, को प्रेपरेटर्स क्या होते हैं, दे आर सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री। को प्रेपरेटर्स को हमने क्या समझना है, जो सेकंड डिग्री हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पढ़ी है ना उनके बराबर, जो मदद करते हैं प्रेपरेशन, क्राइम की प्रेपरेशन में मदद देते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन है ए वॉन्ट्स टू किल बी, ए मारना चाह रहा है बी को। ही टीम्स अप विद सी एंड डी, उसने एक टीम बनाई है, सी और डी को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, और सी एंड डी होल्ड बी एंड ए स्टैब्स हिम। और ड्यूटी क्या लगाई सी और डी की कि उन्होंने बी को पकड़ के रखना है और ए ने उनको फिर मारना है, स्टैब करना है। ठीक है, बी को। तो देयर इज ए डायरेक्ट लायबिलिटी ऑन ए। तो ए क्या है, ए आपका प्रिंसिपल ऑफेंडर है, मेन बंदा है जिसने डायरेक्टली मारा है बी को। तो दिस लायबिलिटी इज ट्रांसफर टू सी एंड डी, और सी और डी को लायबिलिटी इसलिए ट्रांसफर हुई है कि उन्होंने उसकी मदद करी है। वेयर दे आर ए को प्रेपरेटर्स, तो सी और डी क्या है, को प्रेपरेटर, यानी कि सेकंड डिग्री ऑफेंडर्स हैं। अब क्या होगा कि फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर भी और सेकंड डिग्री ऑफेंडर भी क्राइम ऑफ सीन पे मौजूद होता है। प्रेपरेटर्स और को प्रेपरेटर्स भी उन्हीं को कह रहे हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में सिर्फ नाम चेंज हो गया। ये दोनों क्या होते हैं, क्राइम सीन के ऊपर मौजूद होती हैं और मिल के क्राइम करते हैं। अब हमारे पास थर्ड आ गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लिहाज से, क्या कह रहे हैं वो, प्रेपरेटर्स बाय मीन्स नाम रखती है। वन हु इज़ यूज टू कमिट अ क्राइम विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ द नेचर ऑफ हिज एक्ट और who does not understand what he is doing is called preparators by means। इसकी explanation पढ़ते हैं, क्या है, if a child is used to commit a crime, for example A gives a poison drink to a child to give to B, कि अगर एक बच्चा है और हमने उसको क्राइम में यूज़ किया है, ए ने पॉइजन मिल्क लिया एक गिलास और बच्चे को कहा कि जाओ जाके बी को दे दो। ठीक है, अब बच्चे ने काम तो किया ना बीच में। whom he wants to kill, अब उस बी को मारना था, ए की इंटेंशन ये थी, उसने बच्चे को यूज़ किया और बच्चे के हाथ से जहर वाला दूध भिजवा दिया। द चाइल्ड वुड नॉट बी लायबल फॉर द डेथ एज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, रादर ही वॉज ओनली यूज्ड एज ए मीन्स। इसको अंडरलाइन करें कि यहाँ पर बेशक चाइल्ड इस्तेमाल हुआ है, बेशक उसके ज़रिए उसके हाथ से दूध जहर वाला पिलाया गया है बी को, लेकिन चाइल्ड की इंटेंशन नहीं थी, इसलिए उसको एज ए ज़रिया, उसको एज ए मीन इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में गिल्टी इंटेंशन प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपको पता था, आपने जानते बूझते उस क्राइम में हेल्प अगर करी है तो आपको सज़ा मिलेगी। अगर आपको पता ही नहीं था और आपकी इंटेंशन गिल्टी नहीं प्रूव होती तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के ज़रिए आपको सज़ा नहीं दिलवाई जा सकती। ठीक है, क्लियर है? अचीव द एंड इन दिस केस ऑल द लायबिलिटी वुड बी लाई ऑन द ए। और इन केसेस में जहाँ पर प्रेपरेटर्स बाय मीन्स इस्तेमाल किए गए हों, यानी कि ऐसे बंदे इस्तेमाल किए गए हैं जिनको पता ही नहीं हो कि उनसे जो काम किया जा रहा है वो एक क्राइम है, जो काम करवाया जा रहा है वो एक क्राइम है, तो फिर उसमें कौन लायबल होगा? सिर्फ ए ही लायबल होगा। उसमें उन बंदों को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते बीच में जिनको पता ही नहीं था कि वो उनसे क्या काम कराया जाए, यानी कि वो जो इनोसेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़नी है? एसेसरीज। दे आर ऑल्सो सेम एज दोज ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एसेसरीज बिफोर द एक्ट एंड एसेसरीज आफ्टर द एक्ट।
ये सेम वही है जिस तरह हमने ट्रेडिशनल पढ़ा है, ज़्यादातर पॉइंट सेम है, प्रेपरेटर्स, को प्रेपरेटर्स, एसेसरीज, सारा कुछ। मेन जो डिफरेंस है इसमें प्रेपरेटर्स बाय मींस, यानी कि इसको आपने याद रखना है चाइल्ड के एग्जांपल के साथ, जो इनोसेंट बंदे को आप इस्तेमाल कर लें तो उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। और अब जो फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आ रहा है एकम्प्लिसेस। को प्रेपरेटर्स एंड एसेसरीज फॉल इन दिस कैटेगरी। तमाम को प्रेपरेटर्स को और एसेसरीज़ को, जो एसेसरीज बिफोर एक्ट हों, एसेसरीज आफ्टर एक्ट हों, या प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री या प्रिंसिपल ऑफेंडर सेकंड डिग्री, सब अगर जो मिल के काम करते हैं तो उनको कहते हैं, एक टर्म यूज़ कर दी जाती है, बड़ी फेमस टर्म है ये क्रिमिनल लॉ में, एकम्प्लिस इसे कहते हैं। दस accomplices आर दोज हु हेल्प इन accomplishment या accomplishing एंड कंसीलिंग अ सर्टन क्राइम, जो क्या होंगे, किसी भी तरीके से एक क्राइम को पूरा करने में हेल्पफुल साबित होंगे, उसको कहते हैं हम क्या, में ना समझ आ गया है कि प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से कितनी इस किस्म के ऑफेंडर्स हो सकते हैं, क्या क्या उनका रोल होगा, ये हमने सारा समझ लिया। तो यहाँ पर हमने बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कॉमन इंटेंशन, कि सबकी कॉमन मुश्तरका इंटेंशन होनी चाहिए, गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए। तो ये अब हम पढ़ते हैं और हमें ये क्लियर बताएगा सेक्शन 34 PPC का कि कॉमन इंटेंशन होती क्या है। अब आपने ये मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉमन इंटेंशन इसके अंदर नहीं पढ़ना, इसको आप छोड़ दें, डायरेक्ट आप आएँ सेक्शन 34 PPC पे। हम जितना ज़्यादा सेक्शन के ज़रिए समझते हैं चीज़ को और उसको कोट करते हैं पेपर में, उतनी ज़्यादा हमें आसानी भी होती है और उतना ज़्यादा हमारा पेपर में हमें मार्क्स लेने में भी आसानी होती है। पढ़े जी, सेक्शन 34 क्या है। एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सनस इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। एक्ट क्या है, एक एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, किसके ज़रिए हुआ है, बाय सेवरल पर्सन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा बंदे हैं, बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व हैं और उनकी कॉमन इंटेंशन थी उस क्रिमिनल एक्ट को करने की। ये आपका सेक्शन 34 कह रहा है क्या, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन्स in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। क्या कह रहे हैं, इसके इंग्रेडिएंट बना लें, अंडरलाइन इसको कर लें। ये क्रिमिनल एक्ट हुआ, नंबर 1 क्या, क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन्स, ठीक है, क्या था उनकी नीयत, क्या थी, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी आपस में उन्होंने पहले डिस्कस कर रखा है कि हम ये फ़लाँ क्रिमिनल एक्ट करने जा रहे हैं, उनकी कॉमन इंटेंशन है, मुश्तरका इंटेंशन है वो क्रिमिनल एक्ट करने की, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई, कोई उनमें से इनोसेंट नहीं है, सारे अपनी मर्ज़ी से कॉमन इंटेंशन के ज़रिए राज़ी हुए हैं कि हमने वो क्रिमिनल एक्ट करने हैं। तो जब वो क्रिमिनल एक्ट करने में राज़ी हो गए, कॉमन इंटेंशन हो गई उनकी, तो अब फिर वो उनके लिए, उन एक्ट के लिए भी लायबल होंगे जो बेशक उन्होंने डायरेक्टली अपने हाथ से नहीं किए। ये आपका क्या है, कॉमन इंटेंशन बता रहे हैं। प्रिंसिपल लेड डाउन बाय सेक्शन 34 क्या है, सेक्शन 34 लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इन पाकिस्तान पिनल कोड। ये वही बात बार बार रिपीट करेंगे आप, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का प्रिंसिपल अगर हमने ढूंढना है पाकिस्तान पिनल कोड में तो हमें कहाँ मिलेगी, सेक्शन 34 में। दिस सेक्शन इज़ नॉट अ पिनल प्रोविजन, ये पिनल प्रोविजन नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान पिनल कोड में ना पिनल प्रोविजन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सज़ा दी गई हो, बताया गया हो कि रॉबरी होगी, रॉबरी की ये सज़ा, डकैती होगी, डकैती की ये सज़ा, थेफ्ट होगा, थेफ्ट की ये सज़ा। तो जिन सेक्शंस के अंदर तो डिफ़ाइन किया होता है और साथ सज़ा दी जाती है तो उनको कहते हैं पीनल प्रोविजंस। तो जो सेक्शन 34 है ये पीनल प्रोविजन नहीं है, ये कोई ये नहीं बता रहा इस सेक्शन 34 में आपको कहीं ये नज़र नहीं आ रहा कि 4 साल सज़ा, 5 साल सज़ा, ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सेक्शन को हमने किसी और सेक्शन के साथ मिला के सज़ा दिलवानी है। ये सेक्शन जो 34 है ये सिर्फ हमें बता रहा है कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होगी, कॉमन इंटेंशन क्या होगा, सिर्फ उसको कॉमन इंटेंशन को डिफ़ाइन कर रहा है। अब हमने इसको, इस सेक्शन को इस लिहाज से पढ़ना है। इट डज़ नॉट डिफ़ाइन एन ऑफेंस, ये किसी डिफेंस को डिफ़ाइन नहीं कर रहा। इट इज़ अप्लाइड, it is applied or become effective in reference to the other substantive offences defined in the code। अब जो PPC में और जो sections डिफ़ाइन किए गए हैं जिनमें सज़ाएँ दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल अगर रॉबरी की में कोई 10 बंदे इन्वॉल्व हैं तो 10 बंदों को जो रॉबरी का जो रेलिवेंट सेक्शन होगा वो लगेगा, प्लस 34 सेक्शन के साथ मिला के हम उसको पढ़ेंगे और फिर हम उस 10 के 10 बंदों को कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी उनके ऊपर इम्पोज करवा सकते हैं, जॉइंट लायबिलिटी उनके ऊपर इम्पोज करवा सकते हैं। सेक्शन 34 का मतलब और रोल यहाँ तक ही है कि इसने हमेशा किसी और सेक्शन के साथ मिलके सज़ा दिलवाने में ये हेल्पफुल होता है उन बंदों को जिन बंदों ने डायरेक्टली हाथ से ऑफेंस नहीं किया लेकिन वो इनडायरेक्टली उस ऑफेंस को करने में शामिल थे। फिर ये है सेक्शन 34 PPC embodies that principle that if 2 or more persons intentionally do a thing jointly, it is just the same as if each of them
had done it individually as the purpose is so much is responsibility। देखें ये बार बार वही बात कर रहे हैं, आप लोगों ने इसके इंग्रेडिएंट याद कर लेने हैं, इसको समझ लेना है, मेन बातें याद करनी है और अपने लफ्ज़ों में उसको लिख देना है। और एग्जांपल्स कोशिश करें कि एग्जांपल को ज़्यादा से ज़्यादा कोट करें। तो एग्जांपल जब आप कोट करेंगे और याद करेंगे तो आप अगर इंग्लिश में वो चीज़ नहीं भी लिख सकते खुद इतनी अच्छी तरीके से समझा सकते, तो जब आपने एग्जांपल लिखी होती है तो वो पता चल जाता है एग्जामिनर को कि जी हाँ जी इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, ठीक है। और आप लोगों की स्टेज पे यही चाहिए होता है। एग्जांपल पढ़ते हैं, A, B, C and D kick and hit Z together and finally A shoots Z। A, B, C, D ने खूब पिटाई की पहले Z की, और उसके बाद गोली किसने चलाई? Z के ऊपर A ने। ऑल फोर वुड बी लाइबल फॉर मर्डर, लेकिन तमाम के ऊपर वो लाइबल है मर्डर। क्यों? क्योंकि जब हमने उनके इस एक्ट को सेक्शन 34 के साथ मिला के पढ़ा तो हमें ये पता चला कि जो लोग डायरेक्टली, बेशक उनका रोल माइनर है या मेजर है, अगर वो कॉमन इंटेंशन उनकी जेड को मारने की थी तो उन सबको एक ही सज़ा दी जा सकती है। क्लियर है? अब एक्सप्लेनेशन इसकी हम पढ़ते हैं इस एक केस। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं जी एक्सप्लेनेशन केस लॉ। केस लॉ की अगर साइटेशन आप लोगों को याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सिर्फ केस लॉ लिख के भी इसकी जो कहानी है पूरी वो बयान कर दें ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। केस लॉ के अब्दुल जब्बार वर्सेस स्टेट 1964। उसके फैक्ट ऑफ द केस क्या थे? अब्दुल जब्बार एंड मिठू इंटेंडेड टू कमिट रॉबरी इन विक्टम्स हाउस। दोनों ने क्या किया कि हम रॉबरी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब्दुल जब्बार हेल्ड ऑफ द विक्टम्स फैमिली वाइल मिठू डिमांडेड द कीज़ ऑफ द सेफ। अब्दुल जब्बार ने क्या किया कि विक्टिम की जो फैमिली थी ना उसको गन पॉइंट पे रख लिया, ठीक है। और मिठू का रोल क्या था कि उसने कहा कि जलाएं मुझे सेफ की ना कीज़ दें। जब मिठू ने डिमांड किया कि मुझे सेफ की कीज़ दें तो ऑन रजिस्टर ऑफ द विक्टिम ने रजिस्टर शो की कि मैं नहीं कीज़ देता या लड़ने की कोशिश की, तो मिठू स्टैप्ड हिम, विक्टिम डाइड ऑन द वे। और जो विक्टिम जो है ना उसी वक्त मर गया, स्टैप किया। पुलिस ने दोनों को, अब्दुल जब्बार को भी और मिठू को पकड़ लिया। पुलिस कॉट बोथ ऑफेंडर्स रेड हैंडेड, यानी कि ऑन द स्पॉट पकड़ लिया, उसको रंगे हाथों पकड़ा। अब क्या हुआ? उनकी ट्रायल चली। सेशन कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया वो पढ़ते हैं। मिठू कन्विक्टेड फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302। मिठू ने क्योंकि मर्डर किया था उसको सेक्शन 302 के जरिए सजाए मौत, फांसी की सज़ा दी गई। एंड अब्दुल जब्बार कन्विक्टेड ओनली फॉर अटेम्प्टेड रॉबरी। और अब्दुल जब्बार को कहा कि जी इसके ऊपर रॉबरी का चार्ज लगेगा। अब इस डिसीजन से जो हमारी स्टेट थी, स्टेट होती है ना पार्टी, एक पार्टी होती है क्रिमिनल केस में स्टेट इस डिसीजन से मुतमईन नहीं हुई। उन्होंने कहा ये फैसला सेशन कोर्ट ने सही नहीं किया, तो स्टेट ने अपील कर दी। किसके? स्टेट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सेशन कोर्ट इन हाई कोर्ट। स्टेट ने हाई कोर्ट में अपील कर दी किसके डिसीजन के? इस डिसीजन के, सेशन कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। अब हाई कोर्ट ने पूरा केस सुना, उन्होंने क्या डिसाइड किया? अब्दुल जब्बार हेल्ड लाइबल फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302। उन्होंने कहा जी अब्दुल जब्बार को भी इन्होंने 302 और रॉबरी दोनों चार्ज उसके ऊपर लगाए, 302 के, मिठू के साथ साथ। डिसीजन वाज बेस्ड ऑन सेक्शन 34 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसकी वजह क्या बनी हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट ने क्यों अब्दुल जब्बार को भी 302 की सजा दी, हालांकि उसने मारा नहीं था? उन्होंने कहा सेक्शन 34 इसके साथ अट्रैक्ट होगा, साथ मिला के हमने पढ़ना है, इसमें कॉमन इंटेंशन दोनों की थी, उसकी वजह से ये कत्ल हुआ है, तो दोनों को 302 की सज़ा मिलेगी। अब्दुल जब्बार अब क्या हुआ? इस फैसले के खिलाफ अब्दुल जब्बार ने अपील कर दी। कहाँ करी? हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कर दी कि जी मैं इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन किया? सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अपहेल्ड का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया, उन्होंने कहा बिल्कुल सही फैसला किया हाई कोर्ट ने। 10 अब्दुल जब्बार वाज चार्ज विद मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34। तो क्या हुआ? सेक्शन 34 के ज़रिए उसको इस्तेमाल करते हुए अब दोनों पार्टीज़ को 302 के ज़रिए ही सज़ा दी जाएगी, ठीक है। ये आप केस लिखेंगे आपको समझ आ जाएगा सारा, एग्जामिनर को भी, कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमने इंग्रेडिएंट पढ़ लेने, यही जो बातें मैंने आपको सारी डिटेल में समझा दी हैं, इन्हीं को इन्होंने हेडिंग्स बना के इसके इंग्रेडिएंट में बना दिए हैं। अब इसका तरीका क्या है? आप लोगों ने इसकी जो हेडिंग्स है उसको अच्छी तरीके से याद करना है। अगर बीच की चीज़ें नहीं भी सही तरीके से आप लिख सक रहे, क्योंकि बात बार बार वही रिपीट हो रही है, उसके लिए बहुत अच्छी चाहिए कि आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो, ताकि जब आप बार बार एक ही बात को रिपीट करें तो हर दफ़ा अलहदा सेंटेंस स्ट्रक्चर, अलहदा ग्रामर और अलहदा
उसके अंदर वोकेबलरी यूज़ करें, बात बेशक एक ही हो। लेकिन अगर आप लोगों की इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप एक ही बात को बार बार लिखते हैं, तो आप जब सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम वोकेबलरी यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है इससे रेपिटेशन हो रही है। उससे बचने के लिए एक तो आप लोगों ने अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर इस वक्त पॉसिबल नहीं है तो आप लोगों ने हेडिंग्स इसकी अच्छी तरीके से याद करनी है, कोई हेडिंग मिस नहीं करनी और एक एक लाइन में उसको डिफाइन करते जाना है। ठीक है, क्या है इंग्रेडिएंट में 34 के कि कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट होगा, ठीक, सेवरल पर्सन होगा, ये हमने अभी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा बंदे होंगे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा बंदे होंगे। एक्ट डन इन प्रेजेंस ऑफ प्री अरेंज प्लान, आपस में उन लोगों की प्री अरेंज कमिटमेंट होगी, पहले से उन्होंने उस प्लान को डिस्कस किया होगा, उसे कहते हैं प्री अरेंज प्लान। ये जो प्री अरेंज प्लान है यही साबित करता है कि उन लोगों की कॉमन इंटेंशन थी इस क्राइम को करने की। फिर क्या है, ये जो कॉमन इंटेंशन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कि उनकी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए वो क्रिमिनल एक्ट करने की। ठीक है, कॉमन इंटेंशन अगला फिफ्थ है, कॉमन इंटेंशन में डेवलप इन कोर्स ऑफ द इवेंट। अब ये वाली बात कह रहे हैं कि ऐसे केसेस जिनके अंदर बास केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्री प्लान आपका नहीं होता, आपने पहले से डिस्कस नहीं किया होता, लेकिन इन द कोर्स ऑफ इवेंट जब आप वो क्राइम करने जा रहे होते हैं उसके दौरान आपकी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो जाती है। तो जिस स्टेज से भी कॉमन इंटेंशन डेवलप आपकी हुई उसी और ये बात अगर आप साबित कर देते हैं कोर्ट में तो वहीं से सेक्शन 34 अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपको इसकी हेडिंग्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है, हेडिंग याद करें, इसी से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हैं, इसने सारी हेडिंग्स को टच किया है। ठीक है, अब क्या है, टू constitute common intention, it is necessary that the intention of each one of them be known to the rest of them and shared by them। common intention को constitute करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उन्होंने पहले से उसको डिस्कस कर रखा है और सबको पता हो कि एक दूसरे की इंटेंशन क्या है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 34 PPC, क्या इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रूव दैट एन ऑफेंस इज़ ए लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, द प्रो सेक्शन मस्ट शो द ऑफेंस कमिटेड वाज कवर्ड बाय द कॉमन इंटेंशन। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से सारा लिखना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं। अब आपने हेडिंग देनी है इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 34 की। इंग्रेडिएंट इसके सारे सेम वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस इन्होंने 1 बाय 1 लिख दिया है और उसके नीचे उसको एक्सप्लेन कर दिया है 5-5, 6-6 लाइनों में, या जो उससे रेलिवेंट केस लॉज है ना वो शो कर दिया। अब आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल याद करना अगर मुश्किल है तो आप लोगों ने बात वही है सेम, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको चाहिए इंग्लिश अच्छी हो, ताकि जब सेम बात को आप बार बार रिपीट करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर और आपकी जो वोकेबलरी है ना वो फ़र्क हो। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, आप अगर एक ही चीज़ को बार बार लिखेंगे उन्हीं लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में, उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तो वो रेपिटेशन लगेगी। तो उससे बचने के लिए अब आप लोगों ने इस हेडिंग को इस तरह अटैम्प्ट करना है पेपर में कि आपने इसके इंग्रेडिएंट पूरे, इसकी जो हेडिंग्स है ना उसको 1 बाय 1 याद कर लेना है और उसको पूरी जितनी है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको हेडिंग्स शो हो रही हैं, ये 9 हेडिंग की आपने हेडिंग्स देनी है पूरी। बेशक इसके नीचे आप डिटेल इसकी ना मेंशन करें। क्रिमिनल एक्ट को एक लाइन में लिख दें कि वहाँ पर क्या है, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, बाय सेवरल पर्सनस हैं, वही चीज़ें हैं सेम। ठीक है, एक्ट डन पर्सनस ऑफ प्री अरेंज प्लान, कॉमन इंटेंशन के लिए प्री अरेंज प्लान होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपस में आप लोगों ने पहले उस प्लान को डिस्कस किया हो, तभी आपकी कॉमन इंटेंशन बनेगी ना। जब आप एक बैठ के पूरी एक तैयारी करेंगे, प्री अरेंज्ड प्लान होगा, तो ये सारी जो हेडिंग्स है ना ये सारी आपने इस तरह लिख देनी है, बेशक इसको आप अंदर से फिल ना करें। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है कॉमन ऑब्जेक्ट, सेकंड टॉपिक ये है। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के साथ मिला के पढ़ना है। अब क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता क्या है, मीनिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। बाय कॉमन ऑब्जेक्ट वो मीन म्यूचुअल गोल और पर्पस विच ब्रिंग्स 2 और मोर पर्सन टुगेदर, यानी कि अब ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा म्यूचुअल गोल क्या है। ऑब्जेक्ट अगर हमारा कॉमन है तो उसको हम कहेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट। दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे जाना चाह रहे हैं, दोनों एक ही गोल हासिल करना चाह रहे हैं। अब आप लोग सारे क्लास में इतने सारे बंदे हैं, सबका गोल क्या है कि हमें LLB की डिग्री मिले, तो आप लोगों का कॉमन गोल क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें LLB की डिग्री मिले। तो यहाँ इससे आपने याद रखना है कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट का जो रेलिवेंट सेक्शन है वो आपका है सेक्शन 149 PPC। ये सेक्शन रेलिवेंट आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर आप सेक्शन का हवाला देंगे, नंबर लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं। क्या कह रहा है सेक्शन 149
एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन परसुएंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ मिला के आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए 141 पीपीसी है अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। मैंने क्लास में आप लोगों को बड़ी डिटेल में समझाई है ये सारी चीज़ कि 141 क्या है, ठीक है, उसका क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। अनलॉफुल असेंबली जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि एक असेंबली बंदे जमा हुए हुए हैं, 5, 6, 10, 15 बंदे जमा हुए हुए हैं और उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है ना, उनका जो कॉमन गोल है, उस असेंबली का मेन पर्पस जो है वो अनलॉफुल है। तो जब वो अनलॉफुल है तो उनकी सबकी प्रेजेंस वहाँ पर वो भी ऑटोमेटिकली अनलॉफुल हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब उस असेंबली में कोई गिल्टी काम होता है, कोई भी अनलॉफुल काम होता है, तो क्योंकि वो कॉमन ऑब्जेक्ट उनका अनलॉफुल था, उस अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को उनको पता था, वो इनोसेंट नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अनलॉफुल असेंबली बना रखी थी। अब अनलॉफुल असेंबली अगर कोई भी काम करती है तो उस असेंबली के जितने भी बंदे होंगे उन सबको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के प्रिंसिपल के तहत एक जैसी सज़ा होगी। हम वहाँ पर ये नहीं कह सकते उस असेंबली का हिस्सा अगर हम हैं अनलॉफुल असेंबली का, तो हम वहाँ पर ये डिफेंस नहीं ले सकते कि हमने तो ये काम किया ही नहीं था। अब वो असेंबली जो भी काम करेगी, जो भी गलत काम करेगी, सारों के ऊपर वो सेम दफात लगेंगी, वो सेम पर्चा कटेगा। इफ़ एन ऑफेंस इज, पढ़ते हैं इसको, इफ़ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offence is member of the same assembly is guilty of that offence। वही बात कह रही हैं। अच्छा, ये बात ज़रा आपको अगर मुश्किल लग रही है तो आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या सीधी सी बात है, अनलॉफुल असेंबली है, अगर अनलॉफुल असेंबली का जानते बूझते आप हिस्सा बने हैं और उसमें रह रहे हैं और आपको पता है कि जो असेंबली ये जो करने जा रही है, जो इसकी नीयत असेंबली की, इनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन पर्पज़ है, वो अनलॉफुल है, तो जब तक आप उस असेंबली का हिस्सा रहेंगे और वो असेंबली कोई भी अनलॉफुल एक्ट करेगी तो तमाम अनलॉफुल एक्ट के ऊपर आप लोगों को आप भी लाइबल होंगे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के असूल के तहत, ठीक है। सेक्शन स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं। सेक्शन 149 डज नॉट क्रिएट अ न्यू ऑफेंस। अब सेक्शन 149 भी कोई नया ऑफेंस नहीं बना रहा, ठीक है। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द अक्यूज डू नॉट फॉर्म एन अनलॉफुल असेंबली। ये सेक्शन वहाँ नहीं अप्लाई होगा जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली ही नहीं है। जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली होगी और वो कोई क्रिमिनल एक्ट करेगी, कोई अनलॉफुल एक्ट करेगी अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए, क्योंकि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल होगा, तो वहाँ पर ही सेक्शन 149 को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये केस लॉ है, इसकी साइटेशन आप लोगों को याद होती है तो याद करें, अगर नहीं होती तो बेशक रहने दें। क्या हुआ था इस केस लॉ में, हेल्ड क्या हुआ था, यानी कि क्या डिसीजन हुआ था। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केस within the section, the act must be done with a view to accomplish the common object of the unlawful assembly। पहला क्या है कि जो भी एक्ट किया गया हो कॉमन ऑब्जेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए किया गया, और इट मस्ट बी प्रूव दैट द ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन of the common object of the unlawful assembly is one which the accused knew would be likely to be committed in prosecution of the common object। अब हमने कॉमन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, समझ ली, इसको आप लोगों ने अपने लफ्ज़ों में बयान कर देना है, ठीक है। और जहाँ पर है स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, इसको आपने सेक्शन 149 की जो पहली दो लाइंस हैं, सेक्शन 149 डज नॉट क्रिएट एन ऑफेंस, कि न्यू ऑफेंस नहीं बना रहा, बल्कि क्या है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द अक्यूज डू नॉट फॉर्म एन अनलॉफुल असेंबली। ये सेक्शन वहाँ नहीं अप्लाई होगा जहाँ पर अक्यूज ने अनलॉफुल असेंबली का बनाई ही नहीं, ठीक है। जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली होगी वहीं पर सेक्शन 149 लग सकता है। इसको आपने यहाँ तक याद करना है। जो केस लॉ और हेल्ड की डेफिनेशन है इसको आप कट कर दें, ये आप लोगों के लेवल से ज़रा ज़्यादा बात है, ये आप अगर समझ भी जाएंगे तो आप इसको अपने लफ्ज़ों में लिख नहीं सकेंगे, इसको कट करें। उसके बाद आपने डायरेक्ट इंग्रेडिएंट्स पे चले जाना है। इंग्रेडिएंट सेक्शन 149 के क्या हैं, उसका पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अनलॉफुल असेंबली क्या है। सेक्शन उसका रेलिवेंट क्या है, 141। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एन अनलॉफुल असेंबली मीन्स द गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन। अब पहली बात क्या क्लियर होगी, 5 से ज़्यादा बंदों के ऊपर लगेगा। 5 या 5 से ज़्यादा बंदे जब कॉमन ऑब्जेक्ट उनका होगा, फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्ट स्पेशली
टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहला इसको अंडरलाइन करें, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, कि लॉ ने कोई एग्जीक्यूशन की है, लॉ ने कोई ऑर्डर पास किया है और आप उसकी एग्जीक्यूशन, उस पर अमल दरामद को रोक रहे हैं, पहला ऑब्जेक्ट ये है। और नंबर टू अंडरलाइन करें, और टू कमिट मिसचीफ, या आपका इरादा ये है मिसचीफ कमिट करने का। नंबर 3 अंडरलाइन करें, क्रिमिनल ट्रेसपास, या आप क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस करना चाह रहे हैं 5 या 5 से ज़्यादा बंदे मिलके। नेक्स्ट अंडरलाइन करें, टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रहे हैं। नंबर एंड लास्ट पे इसको अंडरलाइन करें, टू डिप्राइव समवन ऑफ हिज राइट, या किसी को उसके लीगल राइट को इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। अगर तो आपके ये 4-5 मकसद हैं और आप 5 या 5 से ज़्यादा बंदे हैं तो आपकी जो असम्बली है वो अनलॉफुल असम्बली है, ठीक है। नेक्स्ट उसकी हेडिंग है मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असम्बली इज़ मैंडेटरी। अब आप उस अनलॉफुल असम्बली के मेंबर होने ज़रूरी हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड अनटिल अनलेस द पर्सन, यानी पर्सन क्या, जो एक्यूज्ड है, वाज मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असम्बली। मेंबरशिप इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसको समझा देती हूँ मैं आपको कि 149 लगाने के लिए पहली बात हमने क्या साबित करनी है कि अनलॉफुल असम्बली है। उस अनलॉफुल असम्बली को साबित करने के लिए क्या साबित करना है हमने कि 5 से ज़्यादा बंदे थे और उनके ये जो 4-5 मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं ये सारे इनके वो थे, ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हैं। फिर आपने क्या बात साबित करनी है कि आप मेंबरशिप उस बंदे की, वो उस अनलॉफुल असम्बली का मेंबर था, जानते बूझते कि उसे पता है ये असम्बली अनलॉफुल है, फिर भी वो उस अनलॉफुल असम्बली का मेंबर बना और वहाँ रहा, तो इसलिए उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का असूल लगेगा, ठीक है। फिर क्या है, जब ये 2 बातें प्रूव हो जाएगी फिर कमीशन ऑफ ऑफेंस भी हो कि वो जो अनलॉफुल असम्बली है वो अपना अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हासिल करने के लिए कोई ना कोई ऑफेंस ज़रूर करे। एन ऑफेंस शुड बी कमिटेड बाय 1 और मोर मेंबर्स, कोई एक मेंबर करें या ज़्यादा मेंबर करें उस असम्बली के। हेयर ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट फॉरबिडन। अब ऑफेंस किसको कहेंगे, हर वो काम जो पाकिस्तान पीनल कोड ने मना किया है, पनिशेबल करार दिया है, वो ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल करता है, ठीक है। अब 3 बातें हो गई आपकी कि अनलॉफुल असम्बली होनी चाहिए, उसके बाद आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए और वो जो अनलॉफुल असम्बली है कोई ऑफेंस भी करे। अब जब ये सारा कुछ हो गया, वो ऑफेंस उसने कैसे किया, इन नंबर 4 इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। जो कॉमन ऑब्जेक्ट उन्होंने आपस में डिस्कस कर रखा था पहले, उस अनलॉफुल असम्बली का कॉमन ऑब्जेक्ट था, उसको हासिल करने के लिए वो क्रिमिनल एक्ट हुआ। इन प्रोसिक्यूशन मीन्स इन फुलफिलमेंट ऑफ, यानी कि उस गोल को, उस कॉमन गोल को, उस कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए आपने कोई ऑफेंस किया उस असम्बली ने, ठीक है। ठीक है। अब इसका ये जो केस लॉ है और उसके नीचे जो हेड लिखा है ये बड़े अच्छी तरह से सादा अल्फाज में सारी बात को जो मैं बार बार रिपीट करें इसी को उन्होंने किया है, आप लोग यहाँ से ये याद करें। हेड में क्या है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 PPC इट इज़ नेसेसरी द एक्यूज शुड बी ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली। पहली बात हो गई कि एक्यूज मेंबर होना चाहिए अनलॉफुल असम्बली का। ऑफेंस शुड बी कमिटेड बाय हिम इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात क्या है कि ऑफेंस जो हो रहा है वो होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए ऑफ दैट असम्बली। एंड ऑफेंस शुड बी ऑफ सच अ नेचर that the members of unlawful assembly knew the same to be likely to be committed in prosecution of their common object। और ऑफेंस इस नौयत का होना चाहिए कि अनलॉफुल असम्बली के जो मेंबर्स हैं उनको पता हो कि हम अगर किसी चीज़ को, अगर हम एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को, ऑर्डर ऑफ लॉ को, कोर्ट को रोक रहे हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में अगर हम पत्थर मार रहे हैं या किसी भी तरीके का इलीगल कोई एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका रिज़ल्ट किसी की जान जा सकती है, किसी की प्रॉपर्टी ख़राब हो सकती है। तो हमें पता हो, हम जानते हो कि हमारे जो एक्ट हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 है नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ द ऑफेंस बीइंग कमिटेड। एक तो यह हमें पता हो कि हम जो कर रहे हैं इलीगल एक्ट है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और ये नंबर 5 जो है हेडिंग, इसकी आप हेडिंग भी दे देते हैं, नीचे से एक्सप्लेन नहीं भी करते तो काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगर जिन बच्चों को समझ आ रही है वो लिख लें, जिनको नहीं समझ आ रही तो वो भी यहाँ पर सेम वही पैटर्न करें कि इसकी जो हेडिंग्स हैं वो याद कर लें और जो चीज़ लाइन समझ आ रही है उसको एक्सप्लेन कर दें, जो समझ नहीं आ रही है उसको एक्सप्लेन बेशक ना करें। ये जो नंबर 5 है क्या है, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ द ऑफेंस बीइंग कमिटेड। दिस सेक्शन आल्सो कवर्स दोज केसेस विच आर लाइकली टू अकर एज ए रिजल्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। उन्होंने कहा ये वो केसेस को कवर कर रहे हैं जो केसेस कॉमन ऑब्जेक्ट जो हमने कॉमन गोल या कॉमन पर्पस बनाया है उसके नतीजे में हो सकते हैं। अगर हम उस कॉमन ऑब्जेक्ट को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए पढ़ते हैं इसको। हेल्ड क्या है, इवन इफ द ऑफेंस कमिटेड इज़ नॉट इन डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली येट मे
fall under section 149 if it can be held that the offence was such as the member knew to be likely to be committed. When an armed assembly goes to achieve a certain object, all members are aware of the likelihood of the grievous hurt that can be caused. देखें ये वो क्या है कि जब हमने अनलॉफुल असेंबली बनाई, अनलॉफुल असेंबली बना के हम लोग एक हमारा गोल जो है ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, उसको हासिल करने के लिए हमने डंडे सोटे उठा लिए अपने और पिस्टल रख ली, असला रख लिया। अब हमें पता है बेशक हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर कहीं आगे जाके लड़ाई फसाद हो गई, इस असम्बली के किसी एक बंदे ने भी गुस्से में जज्बात में आके इस हथियार को यूज़ कर लिया और किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुँचा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, हम सबको लायबल होंगे। ये वो है कि वो एक्ट बेशक आप करने नहीं जा रहे या आपने फैसला नहीं किया, लेकिन आपका जो मीन्स हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको रखना ही अपने पास इलीगल है। तो अगर आप वो चीज़ें रख के अपने साथ लेके जा रहे हैं और इन फ्यूचर उन हथियारों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से वो जो आर्म्ड असम्बली है वो किसी भी तरह का ग्रीवियस हर्ट किसी को भी पहुँचा देगी, तो आप सबके ऊपर जो भी उस असम्बली का हिस्सा होंगे उन सब के को कहा जाएगा कि अनलॉफुल असम्बली थी, इनका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल था, इनका तरीकाकार अनलॉफुल था। इसका मतलब है जो भी एक्ट इन्होंने किया है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के ज़रिए सारे बंदे लायबल हैं। ये क्लियर हो गया है यहाँ तक? ये हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, सारा कुछ ठीक है जी। अब हमारा कॉमन इंटेंशन भी क्लियर हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, बार बार वही रिपीट हो रही है चीज़ें। ये जनरल रूल हमारा जो होता है, जनरल रूल कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी कि जिसने जो काम किया है उसको सिर्फ उसी की सज़ा दी जाएगी। उसकी एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि 134 और 149 ये हमारे जनरल रूल की एक्सेप्शन है। इसके अंदर हमारे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का प्रिंसिपल अट्रैक्ट होता है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी उसे कहते हैं, जॉइंट लायबिलिटी भी कहते हैं और वाइकेरियस लायबिलिटी भी कहते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके अंदर हमारे अब हमने पढ़ना है इसका कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट की डिटरमाइन कैसे करना है, पर्पस हमारा कॉमन कैसे डिटरमाइन होगा, कैसे पता चलेगा। देखें जो पर्पस है ना या गोल है, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सामने आपको नज़र आ जाए, जो लिखी हुई हो, जो आपको सॉलिड फॉर्म में, जिसको आप सेंसेस के ज़रिए परसीव कर सकें, ठीक है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें इंटेंशन को भी और कॉमन ऑब्जेक्ट को भी, इनको प्रूव कैसे किया जा सकता है? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन असेंबली, कॉमन ऑब्जेक्ट असेंबली का हमें डिटरमाइन करने के लिए हम किन चीज़ों को देखते हैं? नंबर 1 सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, इसको अंडरलाइन कर लें। एटीट्यूड एंड डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सन असेंबल्ड वेरी ऑफन फर्निश की टू देयर मेंटल बेंट। ये जो सारी चीज़ें हैं ये साबित करती हैं कि मेंटल बेंट क्या था, मेंटल रुझान क्या था, उस हजूम का रुझान क्या था। वो पीसफुल असम्बली थी, वो अनलॉफुल असम्बली थी, उनकी इंटेंशन क्या थी। तो सर्कमस्टांसेस सारे उस वक्त के, आपका उस असम्बली का एटीट्यूड, और अगर पुलिस वालों ने कहा है कि डिस्पर्स हो जाए असम्बली और वो असम्बली डिस्पर्स नहीं हो रही, पुलिस वालों ने कहा है हथियार फेंक दें, वो हथियार नहीं फेंक रही, तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई क्रिमिनल इंटेंशन है, उनकी वो आप कानून को तोड़ना चाह रहे हैं, वो कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इससे साबित होगा कि उनका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। ये यहाँ पर तक क्लियर है। अब अगर सेक्शन 34 और 149 का डिफरेंस हम एंड पे लिखते हैं चार्ट बना के, तो ये जो है ना आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 34 क्या है? इट मे अप्लाई टू ए केसेस वेयर द ऑफेंडर आर 2 और मोर। क्या डिफरेंस है? कॉमन इंटेंशन वहाँ पर लगती है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हों। कॉमन ऑब्जेक्टिव सेक्शन कहाँ लगेगा? जहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा बंदे हों, वो असम्बली बन जाएगी। और जब असम्बली की इंटेंशन एक जैसी होगी, उनका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, तो 149 लगाएंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हैं और मिलकर वो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, उनकी कॉमन इंटेंशन है वो करने की, तो उसके ऊपर 34 लगेगा। नंबर 2 इसका डिफरेंस क्या? इट डज़ नॉट रिक्वायर एन असेंबली ऑफ 5 पर्सन। वही वाला डिफरेंस, वही बात कि इसको 34 अट्रैक्ट करने के लिए, 34 सेक्शन लगाने के लिए हमें 5 बंदों की या 5 से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली 2 बंदों के ऊपर भी 34 लग जाता है। और लेकिन जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो उसके लिए 5 बंदे से प्रूव करना ज़रूरी है। नंबर 3 क्या है? इट इज़ नेसेसरी to prove that the criminal act was done in furtherance of the common intention of law। इस सेक्शन 34 को अप्लाई करने के लिए, इसके ज़रिए कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इम्पोज करने के लिए हमने कॉमन इंटेंशन साबित करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम कॉमन इंटेंशन साबित करने में नाकाम रह गए तो हम 34 नहीं लगा सकते और वो बंदा बच जाता है, ठीक है। जबकि कॉमन ऑब्जेक्टिव सिलसिले में क्या होता है? 1 is even liable for an act
विच वन न्यू लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट इफ़ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। अब इसमें क्या है डिफरेंस, यही वही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इंसान को पता होना चाहिए कि अगर मैं अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बनने जा रहा हूँ जिस असेंबली के पास हथियार हैं, तो वो उनमें से कोई भी बंदा जिस बात में आके हथियार इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर वो हथियार इस्तेमाल कर लेता है और आप लोग सारे पकड़े जाते हैं, तो आप ये डिफेंस नहीं ले सकते जी मेरी तो कॉमन इंटेंशन ही नहीं थी, मेरी तो नहीं थी इंटेंशन कि मैं हथियार इस्तेमाल करूँगा। आप वो कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए लाइकली टू कमिटेड, कि कमिट होने का चांस हो सकता है कि उस असेंबली से कोई क्रिमिनल एक्ट हो जाए। जब आपको पता है कि उसका ऑब्जेक्ट ही क्रिमिनल है, उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, तो आपने उस असेंबली का हिस्सा नहीं बनना। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर 4 क्या है, इट रिक्वायर्स कॉमन इंटेंशन के, इट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन इन द डूइंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। अब कॉमन इंटेंशन केस में आपकी पार्टिसिपेशन क्रिमिनल एक्ट में करने के लिए, क्रिमिनल एक्ट करने में पार्टिसिपेशन साबित करनी पड़ती है। वो पार्टिसिपेशन कैसे साबित होगी, वो जो हमने पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ी है, फर्स्ट ऑफेंडर, सेकंड ऑफेंडर, प्रेपरेटर्स, एसेसरीज, अकम्प्लिस, ये पार्टिसिपेशन है, चाहे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन और कॉमन इंटेंशन आप लोगों की साबित होगी तो सेक्शन 34 लगेगा। जबकि सेक्शन जो 149 है कॉमन ऑब्जेक्ट का, वो कब लगता है, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट द अक्यूज्ड वाज द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। यहाँ पर हमने सिर्फ एक बात साबित करनी है कि अनलॉफुल असेंबली है, वो अनलॉफुल असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन पर्पज़ है वो अनलॉफुल है और आप उस असेंबली के मेंबर हैं, बस। उसके बाद आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, आपने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, बेशक आपने कुछ भी नहीं किया, जब तक आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर रहे और जब तक आप मेंबर थे और उस असेंबली ने कोई गलत काम कर लिया, तो आपको कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी और साथ आपके जो ऑफेंस किए कमिट होंगे वो लगेंगे और 149 के साथ लगेगा। क्लियर है, ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको एक एक लाइन सारी क्लियर करके बता दी है, समझा दी है। अब आप लोगों ने इसको समझना है, पढ़ना है, याद करना है। इनमें से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मटीरियल है, 20 का नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी आ जाता है, तो आपके पास बहुत मटीरियल है, तो परेशान नहीं होना। जो चीज़ें आपको याद रहती हैं वो लिखें, जो चीज़ें याद नहीं हो रही उसको छोड़ दें। और हेडिंग्स, कोशिश करें हेडिंग्स मिस ना हो। बेशक आप चीज़ों को एक्सप्लेन ना कर सकें, आपने हेडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है। और एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सक रहे तो आप एग्जाम्पल कोट कर दें, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स बनाएं ईजी सी, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस एग्जाम्पल के ज़रिए बयान कर दें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बताएं।